सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। आज आप सुनेंगे एक ऐसे टीचर की कहानी जिनकी कहानी शुरू होती है एज एन एवरेज स्टूडेंट से, लेकिन वही स्टूडेंट कैसे एक टीचर बन जाता है, लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, इसे जानते हैं। तो ये सब जानते हैं हम उन्हीं से। ये वीडियो एक ऑडियो फॉर्म के रूप में होगी। अगर आप हेडफोन यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं अपने मन में कि कैसे वो सीन रहा होगा, लेकिन इट विल डेफिनेटली इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फॉर यू। ये टीचर की कहानी कहीं ना कहीं इंस्पायर आपको जरूर करेगी, क्योंकि इनकी स्टोरी आपकी तरह ही, आपके जैसे ही एक छोटे से मिडिल टाउन से स्टार्ट हुई थी। सो हे गाइस, दिस इज रोहित रावत एंड यू आर वाचिंग अबाउट पीपल आर टू, वेयर वी ओनली टॉक अबाउट पीपल। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और प्रीवियस इंटरव्यू नहीं देखा है जो कि हमारा शुभम चौहान के साथ था, जो कि लखनऊ के एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो इसे भी जाके जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक गांव का सबसे नोटी बॉय जिसको पढ़ाई की ABCD की जानकारी नहीं, आज 200 रुपए से 1,50,000 पर कैसे पहुंचा। लौटता था जब मैं पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां देके मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। मैं जुनीश कुमार सहगल बहुत पतला हुआ करता था, इसलिए लोग लेखू बोल देते थे। आज से करीब 25 साल पहले एक लेखू नाम का सीरियल आया करता था। वो सीरियल एक पतले से लड़के का हुआ करता, चश्मा लगाता था। उन दिनों मेरी कुछ तजवीज ऐसी थी। जीवन चलता रहा धीरे धीरे। एक वक्त ऐसा आया बच्चों, मेरा जो शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट था वो ठीक तरीके से नहीं हुआ था। जब डेवलपमेंट नहीं आ पाया तो मुझे कुछ लगा कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इसका फर्क मेरी पढ़ाई पर बहुत अधिक हुआ कि मैं शुरू से ही कमज़ोर था, और कमज़ोर होने का ये सिलसिला तब तक नहीं टूटा जब तक मैं पूरी तरह 10वीं के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, 10th के अंदर, 10th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इस डर से कि शायद मुझे पढ़ाई की मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पढ़ाई कर सकूं। लेकिन बच्चों, वक्त दूर नहीं था जब बहुत जल्द मुझे इस बात का ज्ञान प्राप्त हो गया कि इसके बिना ये जीवन अधूरा है। सबसे ज़्यादा मुझे शर्म हुआ उस समय लगी कि जब 10th में सब मेरे साथी पास हो गए और गांव में मिठाई बट रही थी, एक मैं अधमरा, अचेत, या समझ लीजिए सेंसलेस, हेल्पलेस। अब मैं हंसूं या रोऊं, अपने दोस्तों की खुशियों में हंसूं, खुश रहूं, या अपनी जो दर्द मुझे हुआ कि शायद मैं भी इनके साथ गांव के अंदर मिठाई बांटता, वो दर्द मुझे लेकर गया। और नेक्स्ट ईयर मैंने 2nd डिवीजन से अपना 10th पास किया। आई वॉज वैल्यूलेस कंप्लीटली। 10th पास किया तो फादर ने समझा, पेरेंट्स ने समझा, ठीक है सबने 10th पास किया, तुमने कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया। और 12th में जो घटा मेरे साथ वो ऐसा घटा कि उसके बाद उठना तो मुश्किल था। इकोनॉमिक्स में मुझे आज भी याद है, इकोनॉमिक्स में जहाँ हाफ ईयरली में मेरे 80 नंबर थे 100 में से, वहीं पर मेरे मार्क्स 24 आए उत्तर प्रदेश के बोर्ड में। उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के बोर्ड में आई गॉट 24 आउट ऑफ 100। 1 नंबर के लिए मैं मारामारी करने लगा, लेकिन नहीं मिला। अल्टीमेटली घर पे ही रहा। अगले साल फिर एग्ज़ाम दिया और मैं 2nd डिवीज़न से फिर पास हो गया। BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और जिस वक्त मैंने कॉलेज में एंट्री करी उसी वक्त गोलियों की बौछार हो रही थी। गोलियों की बौछार के सामने मेरी एंट्री हुई, और कुछ गोलियां मेरे ऊपर से, मैं जिक्र भी कर रहा था, निकल कर चली गई। ये पहला मेरा इंट्रोडक्शन था कॉलेज का। जीवन अभी रुका नहीं, अभी बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी हर्डल, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आनी बाकी थी। वक्त आया MA में एडमिशन का। मैंने MA एडमिशन ले लिया ज्योग्राफी में।
एक दिन अपने डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जी की क्लास में बैठा, पीजी की क्लास में, और वहाँ पर मुझे उनका लेक्चर पसंद आया। वहीं पर मैंने इतिहास जैसे नफरती सब्जेक्ट से मैंने एकदम मित्रता कर ली कि अब इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना। और वक्त आया 1998 1998, जहाँ पर ये हो रहा था कि मैं एक आर्ट्स का अकेला छात्र और बाकी और स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम से आए थे। साइंस स्ट्रीम से आया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन से, बीएड से आया है, कॉमर्स से आया, एग्रीकल्चर से आया है, मैनेजमेंट से आया है। उनको बीट करना नामुमकिन था। लेकिन अखबार में एक खबर आती है, पूरे कॉलेजेस के रिजल्ट आ जाते हैं और रिजल्ट में पता चलता है कि जुनीश कुमार को फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। अकेला फर्स्ट डिवीज़न आया इन दोज डेज। मुझे नहीं लग रहा था उस दिन मैं कितना गरीब और कितना अमीर व्यक्ति हुआ हूँगा। यकीनन मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन मैं दिल से और दिमाग से बहुत अमीर हो चुका था। वो बच्चा जो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब रहा 15-20 सालों तक, अचानक उसके अंदर रिवोल्यूशन कैसे हो गया, रिबेलियन कैसे हो गया? क्या उन गुरुजनों का आशीर्वाद रहा होगा? क्या मेरे अपने कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे? और वक्त आया 1998 से लेकर 2001 के बीच मेरी नाकामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली बार नेट की परीक्षा में गांव का एकमात्र बच्चा बैठा, वो मैं था। नेट को लोग जानते थे कंप्यूटर का कोई नेट होगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यूजीसी का भी कोई नेट होता है। भारत की सबसे बड़ी संस्था हायर एजुकेशन की उस परीक्षा को हेल्ड कराती है। और वहाँ पर मुझे जून 2001 में मैंने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान मेरा जो टेम्परेचर था, मुझे बुखार हुआ था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं अपने गुरु के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहा था। तैयारी हुई, अच्छी हुई, लेकिन एक बार मैं इसमें फेल हो चुका था। डर लगा था इतनी बड़ी परीक्षा में, जहाँ पर जेएनयू का बच्चा बैठा है, जहाँ पर एएमयू का बच्चा बैठा है, जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैठा है, जहाँ पर IITians बैठे हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट के बड़े बड़े कॉलेज के प्रोडक्ट्स बैठे हैं। मैं उनको कैसे बीट करूँ, कैसे उनको क्रैक करूँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इतिहास का एक छोटे से कॉलेज का विद्यार्थी कैसे बीट कर देगा? और बच्चों, दिसंबर से पहले, एक महीना पहले रिजल्ट आया। नाराज़ होकर मैं मार्केट जाने लगा। मुझे घर छोड़ना था। घर छोड़ने की पहली बार मुझे महावीर और याद आता है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की। उन्होंने घर किस हालात में छोड़ा ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये दिन दुनिया, ये सब उनके लिए एक माहौल था। और हुआ यही आलम। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया, रिक्शा में सारी किताबें डाली। तभी मेरे एक मामा आए चलकर। उन्होंने मुझे कहा कि इतनी जल्दी घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यह इशारा था परमात्मा का। और मैंने नाराज़गी में वो रिक्शा से सामान उतार कर जो का तो रख दिया और साइकिल उठाकर मार्केट चलाया। मात्र 5 रुपये मेरी जेब में थे। उन दिनों रोज़गार समाचार आया करता था। जो भी बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आता था वो रोज़गार समाचार में आता था। और चाहे अनचाहे मन से मित्र एक मेरे साथ है, मिस्टर राकेश कोहली, और मैंने कहा यार रोज़गार समाचार कुछ देख लेते हैं। और जैसे 2-3 पेज पलटे हमने, ऊपर लिखा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा फल यूजीसी रिजल्ट। पहली दफ़ा एक्साइटमेंट होता है, देखते देखते आदमी अपना नंबर नाम भी भूल जाता है। छोटा सा रिजल्ट था मेरे पास, उसकी आज भी एक प्रति रखी है। और देखते देखते दूसरे अटैम्प्ट में जैसे रिजल्ट देखना शुरू किया तो कहीं जाकर नीचे मेरा रोल नंबर था। 5 रुपये में वो चीज़ें मिल गई। जो बुक डिपो वाले लोग थे, पुस्तक भंडार वाले लोग थे, उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग? मैंने, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। उस 5 रुपये और साइकिल से हमने दौड़ लगाई। करीब 2.5 किलोमीटर घर था। घर जैसे ही पहुंचे तो घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। माँ ये लिखती है हर बात खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम, इतना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। और माँ ने रोटी जल गई, खुशी खुशी में वो खड़ी हो गई। उसके पास कुछ नहीं था, एक चीनी का डब्बा था, उससे निकाल कर हमारे मुंह में उसने स्वागत किया कि आज मेरा बच्चा। अगले दिन अखबार में खबर छपी, जुनीस का यूजीसी नेट हो गया 2001 में। और देखते देखते शहर के जितने भी कुछ जर्नलिस्ट थे,
कुछ मेरे मित्र सीनियर लोग थे, प्रोफेसर्स लोग थे। देखते देखते नेम एंड फेम स्प्रेड इन द सिटी, इमीडिएट, बिजली की तरह। और धीरे धीरे मेरे घर पर लोगों का आने वालों का तांता लग गया। मैंने एक छोटी सी घर में एक लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी बनाने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। बच्चों, हमारी ज़िंदगी एक कहानी है। ये टेल जो हम सुनाते हैं, कहानियाँ जो हम सुनाते हैं, इसके पीछे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। इस बात से पता चलता है। मेरी मदर हरिद्वार अपने मायके में गई और वो गाय पालती थी। जो कमरा मैंने अपने स्टडी का बनाया उसमें भूसा पड़ा था। और माँ ने कहा था कि ये भूसा और ये चारा दोनों मिलाकर जो है गाय को डाल देना। हमने कहा ये कब तक होगा? अगर ये गाय हमको पालनी होगी, अगर जानवर हमको पाल लेंगे, मेरा एग्रीकल्चर फैमिली रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे फिर 10वीं के बाद पढ़ना ही नहीं चाहिए था। और मैंने माँ की आज्ञा नहीं मानी। अल्टीमेटली उसको दिन में गाय को बेच दिया, भूस भी बेच दिया, चारा था सब बेचकर। और मैंने अपनी बहन को कहा इसको ज़रा साफ कर दो ठीक ठाक। उसने अपना पोछा वोछा लगा के ठीक कर दिया। माँ जब वापस आई देखती है कि वहाँ कुछ नहीं था। वो हम पर नाराज़ नहीं हुई, लेकिन उनको एक खुशी इस बात की कि चलो मेरे एक बच्चे ने, जिससे उम्मीद नहीं भी की जा सकती थी, अब वो पढ़ाई शुरू। हकीकत में मेरी पढ़ाई नेट के बाद शुरू हुई और धीरे धीरे मैंने किताबों का अंबार लगा दिया। छोटा सा स्कूल मैंने ज्वाइन किया था जहां मुझे मात्र 200 रुपये मिलते थे। यह व्यक्ति 200 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक कैसे पहुंचा, ये पिछले 20 से 25 सालों की जो मेरा सेक्रीफाइस है, आई कैन नॉट फॉरगेट, आई कैन नॉट लीव। ये सब मेरे साथ चलते हैं। और 200 रुपये में वो मैंने धीरे धीरे करके किताबें शुरू करी और अंबार लगा दिया। और शहर के बेहतरीन से बेहतरीन परिवार के लोग, अमीर, इंटेलिजेंट लोग, और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी क्लासमेट्स, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, और जो जो भी मेरी कहानी सुनते थे, मेरे रिलेटिव्स, वो सब मुझे आकर मेरे दर्शन करते थे। कहते जुनीस का कमरा देखना पड़ा। एक टेबल हुआ करती थी, आज भी टेबल वो है। उन दिनों हम लोग दिया और मोमबत्ती जलाते थे, लाइट का कोई भरोसा नहीं हुआ करता था। और बच्चों, मोम की जो परत थी वो करीब करीब आधे फीट तक हो गई थी। हमने उतारा ही था मोम, हमने कहा चलो इसी के ऊपर होता रहेगा। चलता रहा ये सिलसिला। एक गांव का एक छोटा सा कोठरा, छोटा सा कमरा, उसमें शहर के बड़े बड़े घरों की लड़के लड़कियां आकर हमको कहते हैं आप तो बहुत स्टडी कर रहे हैं, हमारे भाई को पढ़ा दीजिए, हमारे इसको। एक इतिहास का बच्चा जिसको अंग्रेजी की जानकारी, जिसको गणित की जानकारी, जिसको कंप्यूटर की जानकारी, जिसको जनरल नॉलेज नहीं आती। हमने सोचा कि यूजीसी नेट हमने क्वालिफाई कर लिया, अब आईएएस की तरफ दौड़ना है। हालांकि 96 में मैं सीडीएस दे चुका था। अनफॉर्चुनेट आई कुडंट। तो उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं सिविल सर्विस के। सिविल सर्विस में हमारा प्री मेंस निकला है, लेकिन फाइनली आई कुड नॉट टच इट। देन अब वक्त आया साथ की, जब कंपेनियन में कुछ लड़के नौकरी पर लग जाते तो घर में मुहाल हो जाता है जीना। वो घर का इनेमी हो जाता है कि ये कैसे यहाँ है, इसकी तो इतनी बड़ी डिग्री है। और हुआ यही कि मित्र हमारे नौकरी पर चले गए, कोई पुलिस में चला गया, पीएससी में चला गया, और कुछ एजुकेशन में चले गए। अब सवाल खड़ा था कि ये कैसे संभव है। फॉर्म निकला, फॉर्म की कीमत थी मात्र 2 रुपया। डीएम ऑफिस देहरादून से फॉर्म निकला कि ऋषिकेश के इंटर कॉलेज में जो है वैकेंसी निकली है इतिहास के प्रवक्ता के लिए। साइकिल पर दौड़कर डीएम ऑफिस से जो है वो फॉर्म लाया, भरा। अभी रिसेंटली 2002 की बात है। उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक मैनेजमेंट के कॉलेज में आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पर हो गया, जहाँ पर ये मान्यता रखी जाती है कि ये तो अपने को रखते हैं, ऐसा। वो मैंने सब चीज़ें जुटला दी और मैं पहला व्यक्ति ऐसा था जो बीएड के बिना लेक्चरर बना उत्तराखंड के अंदर। हालांकि मेरे से पहले बने होंगे, पर मेरे बैच के बाद। और जब मैं नौकरी पर आया, इंटर कॉलेज में लेक्चरर बना, उसके ठीक 1 महीने बाद एक शासनादेश आया कि अब बिना बीएड के कोई भी व्यक्ति लेक्चरर नहीं बन सकता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नौकरी चलती रही, हमको अप्रिसिएशन मिलती चली गई। वो कॉलेज, वो जो इंटर कॉलेज है, श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है इंटर कॉलेज के लेवल में। उस समय वहाँ 5-6 हज़ार से ज़्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। सारी फैकल्टीज़ मौजूद थी, सारे सब्जेक्ट्स मौजूद थे। यहाँ तक कि जो डिग्री कॉलेज बना था, वो डिग्री कॉलेज भी कई बार वहीं पर ही, उसकी टीचिंग भी वहीं पर होती थी। उनके पास कमरे नहीं हुआ करते थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आपका ऋषिकेश का, जो अब यूनिवर्सिटी कैंपस बनने जा रहा है। और वक्त आया 2005 का। 2005 में 2 फॉर्म भरे, एक पीसीएस का भरा फॉर्म और एक फॉर्म भरा हमने हायर एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग।
रिजल्ट आया, उसके बीच में मैंने बहुत सारी मेरे साथ हर्डल पैदा हुई। एक हर्डल का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई। मैं इंटर कॉलेज ऋषिकेश से जा रहा था, दून हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। 10-5 दिन हुए होंगे और 10-5 दिनों के बाद मैं ऋषिकेश था, खबर आई हिज नो मोर। अभी तो शुरुआत ही हुई थी जीवन की। अभी पिताजी के हाथों में तनख्वाह का पैसा भी नहीं दिया था और वक्त आया, बस से वापस जा रहा था ऋषिकेश से, फ़ोन आया कि आपके 2 नंबर कम हैं पीसीएस फाइनल रिजल्ट। आज भी मुझे याद है, आई गोट 974 और 976 पर मेरिट बनी थी, 974 मेरे अंक थे। एकदम मैं अर्श से फर्श पर आ गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। इतनी बड़ी पेपर की परीक्षा 2-2.5 साल हो गए कर रहा हूं मैं, और एकदम मैं फर्श पर आ गिरा। अभी संभल भी नहीं पाया था, एक और रिजल्ट आया। रिजल्ट था लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में आपका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गया। मन में कसक ये थी कि एसडीएम होना चाहिए था। बाद में पता चला कि एसडीएम 2nd क्लास ऑफिसर होता है, प्रोफेसर 1st क्लास ऑफिसर होता है, गजेटेड ऑफिसर होता है। लगभग मैं 17 विभागों का प्रभारी था और मैं अपने घर 35-35 दिन तक नहीं जाता था। इसके बाद एक घटना और घटी। माँ ने कहा कि कहाँ हो आप? हमने कहा माँ अभी कॉलेज में है, कि आ जाओ हमारे चलने का वक्त हो गया है। हमने सोचा कि शायद भाई लोगों ने माँ को फ़ोन इसलिए दे दिया कि मैं उस बहाने से घर पे आ जाऊँगा। हमने कहा हम आते हैं माँ। 4 बज गए। 4 बजे मैं बस में बैठा ही था, भाई का फ़ोन आया कि कहाँ हैं आप? हमने कहा बस में बैठे हैं। जैसे ये बात सुनी, मदर इज़ नो मोर। 2 मेरे जो स्तंभ थे वो दोनों दुनिया छोड़ गए और मैं भी संभल भी नहीं पाया था कि घर में बात हो गई कि भाई की शादी करनी है, आपके पास कितना पैसा है? हमने कहा पैसा तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, अभी तो स्ट्रगल है। कि नहीं, बड़े भाई ने कहा कि जैसे शादी बड़े भाई की हुई थी ऐसी ही हमारी करना, और हमने कर्जा ले लिया। अभी दुखों की इंतहा देखिए। फिर वाक़या आया कि बहन की शादी करनी है। पत्नी से संघर्ष हुआ कि आप सारा पैसा घर में दे रहे हैं। बच्चों में कई बार कहता हूँ कि अपने पैसे को सहेज कर रखो, बहुत मुश्किल कमाया। 30 दिन हम यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 31वें दिन हमको छोटे सा अमाउंट मिलती है। एक कहावत है कि जो सबसे ज़्यादा हंसता है एक्चुअली सबसे ज़्यादा दुख उसी के पास होता है। फिर भी जिंदा दिली रहनी चाहिए। अगर मेरे दोस्त, मेरी संगति के लोग, मेरे कौम के लोग, मेरे देश के लोग, मेरे समाज के लोग, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट लोग, कोई भी मुझसे टच है, उसको मैं चाहता हूँ उसके चेहरे पर मैं हंसी के भाव लाऊं। ये मेरी असली ड्यूटी है। एक शिक्षक होने के नाते मेरी असली ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों को गलत रास्ते के बारे में बता दूं। इस पर ना कोशिश करो जाने की। मन की मुराद किसकी पूरी होती है इस धरा पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर? एज का जो रेशियो है वो 60-70 साल से ऊपर है नहीं। 60-70 सालों में हम 40 साल सोते हैं, बचे हमारे पास कितने? 25-30 साल। 25-30 साल का कंट्रीब्यूशन एस्टिमेट क्या है? जस्ट इमेजिन। एक किताब कॉपी पर आप शॉर्ट नोटबुक में आप लिखकर बताइए मुझको, क्योंकि हमारे संस्कारों में कमी है। हमें ना शिक्षक देना चाहता, ना मदर फादर को टाइम नहीं बेचारों को। वो तो केवल पे कर सकते हैं फी, लेकिन जब घर से कॉलेज आते हैं, घर से कॉलेज के बीच में जो दायरा है वो इतना खतरनाक है कि कहीं ना कहीं आप उलझ ही जाओगे। वो चीजों पर मैंने काम किया है। जो उम्र आपको मिली उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए सकारात्मक रूप में। बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा नहीं रह गया। चेहरों पर शिकन है, कशिश नहीं है। किसी से भी बात करो वो थका हरामांदा मिलता है आपको। किसी से बात करो वो ऐसा मिलता है जैसे लगता है कि इससे क्या वसूल हो जाएगा, क्या मैं ले लूं। किसी व्यक्ति से बात करो, पहले अटेम्प्ट में आपको पॉजिटिव बात बताएगा ही नहीं। पहले अटेम्प्ट में कोई पॉजिटिव बात बताएगा ही नहीं। 10 बार जाओगे तब जाकर आपको एक क्लू मिलेगा। ये इंसानियत हो गई है। मेरा असल प्रयोग, असल रिसर्च इसी पर है। भले ही मैं इस पोस्ट पर रिटायर हो जाऊं, मुझे जरा भी नहीं, पर आने वाली कौम, मेरे बच्चे या मुझसे जुड़े हुए बच्चे, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक पिच तैयार करूं। किसी एक के चलने की देरी है। अभी रेनेसां नहीं हुआ इस देश के अंदर। 17वीं 18वीं शताब्दी में रेनेसां हुआ है, थोड़ा सा महात्मा गांधी तक रुका है आकर। महात्मा गांधी के बाद कोई रेनेसां होने का कोई गुंजाइश नहीं बन गई है और पूरी धरती परमाणु बम पर बैठी है।
सब हम जानते हैं। बच्चों, एक सच्ची बात बताता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति घर से बाहर गया, माता बीमार थी उसकी। उसने कहा, माता मैं ज़रा कुछ धार्मिक काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपकी उम्र बढ़ जाएगी अगर मैं कहीं प्रार्थना करूँगा जाकर, इस बार मत जाओ बच्चे, अब मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं तुम रास्ते में होंगे, मैं चली जाऊँगी। बहुत गहरी बात है बच्चों, सीख लेना। इतिहास का व्यक्ति हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और माँ की बात नहीं मानी, चल दिया। रास्ते में जाते जाते शाम हो गई। शाम में एक किसी गांव में रुक गया, तो वो मंदिर में रुक गया, आराम से अपना लेटा है खाना वाना खाकर। तब तक गांव में बहुत सारा शोर होने लगा, चोर 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 चोर। और चोर उसी रास्ते से गुजर कर आगे निकल गए। जैसे ही गाँव के लोग आए, वो भी उनके साथ चल दिया। गाँव के लोगों ने सोचा यही चोर है और उसको मारने पीटने लगे। अगले दिन मुखिया के सामने लाया गया। कोई जानता तो नहीं था। मुखिया ने कहा, इसका काला मुंह करो, इसे गले में चप्पल डालो और लिखवाओ कि जो चोर होता है उसका हश्र ये होता है कि उसको पूरी बस्ती में घुमाकर उसको कोड़े मारे जाते हैं। उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा, साहब, योर हाइनेस, ये बात मत लिखिए अपने संदेश में ये बात मत लिखिए अपने संदेश में, अपने होर्डिंग में ये बात लिखिए कि जो माँ बाप का कहना नहीं मानता उसका हश्र ये होता है। ये मेरे जीवन का निचोड़ था, मैं आपके सामने रख दिया है। अब